हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ईडीयू ट्री में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं BHI 144 के क्रम में इसके खंड 2 की इकाई 5, जिसमें हम अभिलेख एवं प्रशस्तियाँ को पढ़ेंगे और समझेंगे। यह आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस इकाई से आपको कम से कम एग्ज़ाम में 40 नंबर के क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें ताकि इस पर आपकी समझ बन सके और एग्ज़ाम में आप अपने नंबर में बेहतर कर सकें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बने बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही में ये BHI 144 पे मैं कम से कम 25 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को भी देख ले। BHI 144 पे आपकी समझ बहुत अच्छी बन जाएगी और एग्ज़ाम में आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, आरंभ करते हैं अभिलेख क्या है इस टॉपिक से। अभिलेख की अगर हम बात करें तो हम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि जैसे मुहरे, तामपत्र, मंदिर की दीवार हो या फिर धातु या फिर लकड़ी के पट्टे हों या कब्र के स्मारक पत्थर, खंभों हो या चट्टान की सतह हो, ईंटों, मूर्तियों आदि पर कोई भी लेखन किया जाता है वह अभिलेख कहलाता है। साथ ही यह विश्वव्यापी रहा है। पूरे विश्व में इस प्रकार के अभिलेख हमें मिलते हैं। और भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप में हमें बहुत सारे अभिलेख मिले हैं जो कि कई महत्वपूर्ण विषय को प्रामाणिक और विश्वसनीय बनाते हैं। और हम अभिलेख के लिए कह सकते हैं कि यह महत्वपूर्ण, प्रामाणिक और विश्वसनीय स्रोत में से एक है। साथ ही हम देखें तो अभिलेख के अध्ययन को हम पुरालेख शास्त्र के नाम से जानते हैं, जिसे इंग्लिश में एपिग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। और अभिलेख में जो लिपि प्रयोग की जाती है उसकी बनावट का जो अध्ययन होता है वह उसका अध्ययन पुरालिपि शास्त्र से होता है। यानी अभिलेख के लिपियों का अध्ययन, उनके बनावटों का अध्ययन पुरालिपि शास्त्र कहलाता है। वहीं हम देखें अगर हम अभिलेख की बात करें तो अभिलेख से हमें सटीक, निश्चित और स्पष्ट जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि अभिलेखों में ऐतिहासिक व्यक्ति, घटनाओं, शासकों से संबंधित ही लेख उत्कीर्ण होते हैं। अतः उससे हमें जो जानकारी मिलती है वह सटीक और विश्वसनीय होती है और ऐतिहासिकता से पूर्ण होती है। साथ ही हम यह कह सकते हैं, जब भी अभिलेख उत्कीर्ण करवाया जाता था, जिन भी व्यक्तियों द्वारा जो नियुक्त किए जाते थे अभिलेख उत्कीर्ण कराने के लिए, एक बार वह उत्कीर्ण हो जाए जिस स्थान पे, फिर उसमें परिवर्तन करना मुश्किल होता था। इसलिए इसमें परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है। अतः जिस घटना का जिस समय विवरण इसमें प्रस्तुत किया गया है वह लंबे समय तक यथा स्थिति में ही रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। जैसा कि हम अन्य स्रोतों में देखें, जैसे कई प्रकार की जो पांडुलिपियाँ होती हैं, जो तामपत्र पे आदि पे लिखे जाते थे, तो वे समय के साथ नष्ट हो जाया करती थी। अतः उसको दोबारा लिखने और उसकी नकल करने की आवश्यकता होती थी। इसमें क्या होता था, दोबारा पुनः उसकी नकल करने में कई प्रकार के उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है, जो कि अभिलेखों के साथ ऐसा नहीं है। अभिलेखों में एक बार जो बातें उत्कीर्ण हो गई उसमें परिवर्तन करना नामुमकिन है। साथ ही हम देखें तो इन अभिलेखों की हम बात करें तो ये कई प्रकार के जो साहित्यिक अभिलेखों से हमें जो साहित्यिक स्रोत प्राप्त होते हैं उनमें जो हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, कई बार अभिलेख उन बातों की पुष्टि भी करता है। जो बातें साहित्यिक स्रोत में लिखी होती है, वही बातें अगर हमें अभिलेखों में मिल जाती है तो हमें उस ऐतिहासिक घटना का महत्व तथा उसकी विश्वसनीयता उसकी मजबूत हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि अभिलेखों द्वारा प्राप्त साहित्यिक स्रोत की भी, घटनाओं की भी पुष्टि और उसकी ऐतिहासिकता सिद्ध हो जाती है। इसके साथ ही हम देखें तो अभिलेख कई प्रकार के होते हैं,
जिसमें शासनकर्ता राजाओं के राजकीय आदेश, ऐसे अभिलेख जिनमें राजाओं के शासकीय आदेश प्रजा तक पहुंचाने के लिए राजाओं की घोषणा या मतों या विचारों को जिन अभिलेखों में व्यक्त किया जाता था या प्रतिबिंबित की जाती थी, उन्हें हम शासनकर्ता राजाओं के राजकीय आदेश के अभिलेख के रूप में देखते हैं। यह ऐसे स्थानों पर लगाए जाते थे जहां लोगों की भीड़ ज़्यादा हो, जहां से लोगों की आवाजाही ज़्यादा हो, ताकि राजाओं के विचार आदेश को, घोषणा को अधिक स्तर पर, व्यापक स्तर पर उसका प्रसार हो सके। अगर हम ऐसे अभिलेखों की बात करें तो अशोक के अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं। इसी तरह सौराष्ट्र और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख प्राप्त होता है, जिसमें उसके द्वारा किए गए कृत्य तथा अपने मतों और विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए अभिलेखों का प्रयोग करते हुए हम देखते हैं, और इस प्रकार के अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं। अभिलेख एक तरह से कह सकते हैं कि राजा द्वारा जनहित में जारी एक कानून की घोषणा भी हो सकता है। इसके साथ ही इसमें हम अभिलेखों की बात करें तो प्रशस्तियां परक अभिलेख, जिसमें विजय शासक का विजय, चाहे उसकी प्रतिष्ठा आदि का महिमा मंडन किया जाता है। इस प्रकार के जो अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्रशस्तियां परक अभिलेख कह सकते हैं। इसमें जो राजा होते थे, जो संरक्षक होते थे, उनकी उपलब्धियों की सराहना की जाती थी। वहीं ऐसे अभिलेख की हम बात करें तो इलाहाबाद स्तंभ लेख से हमें शक्तिशाली गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जो कि अन्य किसी भी ऐतिहासिक स्रोत से समुद्रगुप्त के बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। अतः हम कह सकते हैं इस प्रकार के स्तंभ लेख इतने महत्वपूर्ण हैं जो गुप्त संरक्षक या शासकों के बारे में भी कई बार हमें जानकारी उपलब्ध कराता है। इसके साथ ही इसमें देखें तो उनके बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। उनके विजयों के बारे में, उनकी वंशावली को यहाँ प्रस्तुत किया गया है, जिनसे हमें समुद्रगुप्त के गुप्त वंश के शासकों की जानकारी प्राप्त होती है। प्रशस्तियों में हम कह सकते हैं कि राजाओं द्वारा जो बांध, जलाशय, तालाब, कुआं, भोजन गृह, विश्राम गृह आदि या धर्मार्थ या पुण्यात्मक कार्य का जो निर्माण किया जाता था, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार हम देखें तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, उससे हमें पता चलता है कि उसने सुदर्शन झील के निर्माण और उसकी नियमित रूप से मरम्मत करवाई थी, जिसके बारे में इस अभिलेख के अंदर इस प्रकार की जानकारियाँ दर्ज की गई है। वहीं हम देखें तीसरे अभिलेख के प्रकार, तो इसमें अभिलेखों में आम जनों की भी आवाज़ हो सकती है। इसके क्रम में हम देखें तो प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों या उपहार या दान दर्ज करने या पूजा के लिए मूर्तियों की प्रतिस्थापना और अभिषेक, उससे संबंधित विशिष्ट घटनाएं आदि को इस अभिलेखों में दर्ज किया जाता है। इसके साथ ही देखें तो तामपत्र अभिलेख भी हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें हमें राजकीय भूमि अनुदानों के रूप में कई हजार तामपत्र अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। इसमें हमें कई प्रकार के दान जो मंदिरों, ब्राह्मणों या योग्य व्यक्तियों या अन्य लाभार्थियों को भूमि एवं अन्य वस्तुओं के रूप में जो दान दिए जाते थे, इसके बारे में जानकारी दर्ज मिलती है, और इसके बारे में हमें कई जानकारियाँ प्राप्त होती है जो किसी अन्य स्रोतों से हमें जानकारी प्राप्त इनके बारे में नहीं हो पाती। वहीं हम बात करें तो नायक, शहीद, सती आदि की स्मृति में जो बनाए गए स्मारक शिलालेख हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनसे हमें जो नायक होते थे या फिर जो सती व्यक्तित्व की जो स्त्रियां होती थी, उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेख के और भी कई महत्वपूर्ण उपयोग हैं, जैसे कई प्रकार की ऐसी मूर्तियां जिनको देख करके हम उनके बारे में पता नहीं लगा सकते, पर उन पे जो उत्कीर्ण नाम और तिथि होती है, उससे हम काल निर्धारण और उस संबंधित व्यक्ति के बारे में उस मूर्ति की जानकारी प्राप्त करते हैं। इस क्रम में अगर हम देखें तो एक मूर्ति जो कनिष्क की सीधी मूर्ति है, जिसमें ऊपर का शीर्ष भाग नहीं है और साथ में उनके हाथ भी टूट चुके हैं। इस प्रकार की जो मूर्ति मथुरा संग्रहालय में रखी गई है, इसके बारे में हमें पता नहीं चलता अगर उस पर उनके नाम और उस कालखंड उत्कीर्ण नहीं होता, तो हमें इनके बारे में कभी पता नहीं चलता कि ये कनिष्क की मूर्ति है।
अशोक के अभिलेख 1837 तक अशोक एक प्रसिद्ध शासक नहीं था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त बंगाल में एक प्रशासनिक सेवक जेम्स प्रिंसेप का सामना एक ब्राह्मी शिलालेख से हुआ, जिसमें देवनाम पिय या देवनाम पियदसी या पियदसी यानी कि देवताओं के प्रिय नामक राजा का उल्लेख था। इसकी तुलना जब श्रीलंका के ग्रंथ महावंश से की गई, तब जेम्स प्रिंसेप ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह शिलालेख में उल्लिखित राजा वास्तव में अशोक ही था। तब जाके हमें अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। उससे पूर्व वे प्रसिद्ध शासक नहीं थे। अशोक के अभिलेख में 14 बृहद शिलालेख, 7 स्तंभ लेख और कुछ लघु शिलालेख मिले हैं। उनके अभिलेख धम्म लिपि मुक्तः उनकी धम्म नीति का प्रचार करने के लिए उत्कीर्ण किया गया था। उनके अभिलेख के स्थल जो हमें उनके साम्राज्य के विशाल विस्तार का अनुमान लगाने में हमारी सहायता करते हैं। उनके बृहद शिलालेख जो हमें पाए गए हैं वह पाकिस्तान में शाहबाजगढ़ी, मानस हिरा, वहीं बात करें तो सोपारा महाराष्ट्र, भुवनेश्वर उड़ीसा, इस प्रकार हमें उनके कई बृहद शिलालेख कई स्थानों से प्राप्त हुए हैं। उनके स्तंभ लेख भी हमें प्राप्त हुए हैं जो कि दिल्ली, टोपड़ा, हरियाणा एवं मेरठ उत्तर प्रदेश में हमें वहाँ स्थापित था, वहाँ से प्राप्त हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में हमें उनके स्तंभ लेख मिले हैं। वहीं उनके जो स्तंभ लेख हैं, अशोक के स्तंभ लेख हैं, वह लौरिया अरेराज जो कि पूर्वी चंपारण जिला बिहार में स्थित है, वहाँ से प्राप्त हुआ है। वहीं चौथा स्तंभ लेख लौरिया नंदनगढ़ जो लौरिया नवंतनगढ़ पश्चिमी चंपारण जिला बिहार से प्राप्त हुआ है। वहीं रामपुरवा पश्चिम चंपारण जिला बिहार से एक अन्य स्तंभ लेख हमें प्राप्त हुआ है जो कि राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। वहीं अन्य शिलालेख स्तंभ लेख हमें नेपाल में लुम्बिनी या रुमनदेई से भी प्राप्त हुआ है जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। वहीं कर्नाटक के कई स्थलों से हमें अशोक के लघु शिलालेख बड़ी मात्रा में पाए गए हैं, जैसे ब्रह्मगिरी से, सिद्धापुरा से, मास्की रायचूर जिला से। वहीं अन्य लघु शिलालेख अन्य स्थान से भी पाए गए हैं, जैसे रूपनाथ जबलपुर के निकट मध्य प्रदेश, साहसराम शाहाबाद जिला बिहार, वैसे ही बैराव जयपुर के निकट राजस्थान आदि से हमें प्राप्त हुए हैं। उनके विस्तृत अधिकार क्षेत्र की सीमा के बारे में हमें उचित जानकारी देने के अलावा ये जो शिलालेख हैं महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों की भी जानकारियां हमें प्रदान करते हैं। इनमें से कुछ परिधीय क्षेत्रों की सीमा से लगे हुए हैं जो सड़क मार्ग और नदी यातायात को जोड़ते थे। इस प्रकार से हमें अशोक के जो विस्तृत शासन और उसके नियंत्रण में जो क्षेत्र हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ हम विशेष रूप से अशोक का 13वां जो अभिलेख है इसके बारे में पढ़ेंगे। अशोक के सभी शिलालेखों में जो 13वां शिलालेख है उसके समय का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक आदेश माना जाता है। यह पुनर्स्मरण के लिए स्वर तैयार करता है। कलिंग वर्तमान उड़ीसा एवं आसपास का क्षेत्र जो अशोक ने युद्ध में जीत लिया था और युद्ध के कारण हुई मृत्यु, विनाश और पीड़ा पर उसे पछतावा था। राज्य अभिषेक के 8 वर्ष बाद देवताओं के प्रिय पियदसी राजा ने कलिंग को विजित किया, जैसा कि उनके 13वां शिलालेख में उल्लेख किया गया है। वो यथा स्थिति में हम उसी रूप में यहाँ पढ़ रहे हैं। राज्य के 8 वर्ष बाद देवताओं के प्रिय पियदसी राजा ने कलिंग को विजित किया। 1.5 लाख लोग बंदी बनाकर देश के बाहर भेजे गए, 1 लाख लोग मारे गए और इससे कई गुना लोग महामारी आदि से मरे। इसके बाद अब जबकि कलिंग जीत लिया गया है, देवताओं के प्रिय द्वारा धर्म का पालन बड़े आग्रह के साथ किया गया। धर्म की आकांक्षा रखी गई और धर्म की शिक्षा दी गई। कलिंग जीतने पर देवताओं के प्रिय को पश्चाताप हुआ, क्योंकि जब एक स्वतंत्र देश जीता गया, लोगों की हत्या हुई, मृत्यु और देश निष्कासन से देवताओं के प्रिय को अत्यंत दुख हुआ और उसका मन बहुत भारी हो गया। देवताओं के प्रिय को इस बात से और भी दुख हुआ कि जो लोग वहाँ रहते हैं, चाहे वे ब्राह्मण हो, श्रमण हो या अन्य संप्रदाय के लोग, जो अपने से बड़े माता पिता और गुरुओं के प्रति आज्ञाकारिता रखते हैं और अपने मित्रों, परिचित व्यक्तियों
सहकर्मियों, संबंधियों, दासों एवं सेवकों के प्रति अनुराग रखते हैं। ये सभी हिंसा, हत्या और अपने प्रियजनों से वियोग से पीड़ित एवं प्रभावित हुए हैं। यहाँ तक कि जो लोग भाग्य से बच गए हैं, जिनका प्रेम युद्ध के क्रूर प्रभाव से कम नहीं हुआ, वे भी अपने मित्रों, परिचितों, सहकर्मियों और संबंधियों की विपत्तियों के कारण अत्यंत पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं। दुख में सभी पुरुषों की इस भागीदारी ने देवताओं के प्रिय के मन पर काफ़ी बोझ डाला है। यवनों, यूनानियों के अलावा कोई ऐसी भूमि नहीं जहाँ ब्राह्मण एवं श्रमणों की धार्मिक व्यवस्था नहीं है, और ऐसी कोई भूमि नहीं जहाँ लोग एक दूसरे संप्रदाय को आश्रय न देते हों। कलिंग की विजय के दौरान जिन लोगों की हत्या हुई, मृत्यु हुई या देश निष्कासन हुआ, आज यदि उसका 100वां या 1000वां भाग भी समान रूप से पीड़ित होता है, तो यह देवताओं के प्रिय के मन पर काफ़ी भारी बोझ होगा या अत्यंत दुख का कारण होगा। देवताओं का प्रिय राजा विश्वास करता है कि क्षमा योग्य गलती करने वाले लोगों को क्षमा कर देना चाहिए, और देवताओं के प्रिय अपने साम्राज्य के वनवासी जनजातियों को भी सुलह के साथ रखते हैं, लेकिन उन्हें चेतावनी देते हैं कि उनके पास पश्चाताप के दौरान भी शक्ति है और वह उन्हें पश्चाताप के लिए कहते हैं, अन्यथा ऐसा न हो कि वे मारे जाएं, क्योंकि देवताओं के प्रिय चाहते हैं कि किसी भी प्राणियों के प्रति हिंसा न हो। उन्हें आत्मसंयमित, शांत मन और मृदु। देवताओं के प्रिय धर्म की विजय को सबसे बड़ी विजय मानते हैं, और इसके अतिरिक्त देवताओं के प्रिय ने अपनी सभी सीमाओं पर 600 योजनाओं, लगभग 1500 मील की दूरी तक यह विजय प्राप्त किया। यह अशोक के 13वें शिलालेख में उत्कीर्ण भाग हैं। वहीं जहां एंटियोकस नामक यूनानी राजा शासन करता है और एंटियोकस के साम्राज्य के बड़े राजा 4 राजा टॉलमी, एंटीगोनस, मागस और अलेक्जेंडर शासन करते हैं, और दक्षिण में चोलों और पांड्यों का एक सिलोन तक विजय प्राप्त की। इसी प्रकार साम्राज्य के विभिन्न भागों में यवनों और कंबोज, नाभक और नाभपंक्ति, भोज एवं पितिनिक, आंध्र एवं परिंद, हर जगह लोग देवताओं के प्रिय के धर्म के अनुदेशों का पालन करते हैं। यहाँ तक कि जहाँ देवताओं के प्रिय के दूत नहीं गए, वहाँ के लोग धर्म के अनुसार उसके आचरण, उनके उपदेशों या अनुदेशों का पालन करते हैं और इनका पालन जारी रखेंगे। सर्वत्र विजय से जो प्राप्त हुआ वह सर्वत्र विजय आनंददायक है। यह आनंद धर्म द्वारा विजय के माध्यम से प्राप्त किया गया है। फिर भी यह केवल एक छोटी प्रसन्नता है, क्योंकि देवताओं के प्रिय इसका महत्व उसके परिणामों में देखते हैं, जो परलौकिक है। धर्म के इस शिलालेख को इसलिए उत्कीर्ण किया गया कि मेरा कोई पुत्र या प्रपौत्र नई विजय प्राप्त करने के बारे में न सोचे। वे जो भी जीत हासिल करें उनमें धैर्य और हल्के दंड से संतुष्ट रहें। उन्हें केवल धर्म द्वारा विजय को ही सच्ची विजय मानना चाहिए, और धर्म में आनंद ही उनका संपूर्ण आनंद होना चाहिए, क्योंकि यह इस लोक एवं परलोक दोनों में मूल्यवान है। तो यहाँ हमने अशोक के 13वें शिलालेख को विस्तृत रूप से पढ़ा है। यहाँ मैंने इसे समझाने का प्रयास नहीं किया है। इसे आप स्वयं पढ़ के इसमें कुछ बातों को भी अगर आप समझ लेते हैं तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्राचीन भारत के कुछ अन्य महत्वपूर्ण अभिलेखों के बारे में, जैसे प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति गद्य और पद में समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत गुणों और उसकी महानता और उसके गौरवशाली जो पराक्रम है के बारे में पूर्वकालिक और उसकी महानता का इसमें वर्णन है। यह अपने समय में गुप्त साम्राज्य की सीमाओं पर भी प्रकाश डालता है। यह आज भी उसके शासन का मुख्य ऐतिहासिक स्रोत बना हुआ है। यानी अगर हम समुद्रगुप्त की बात करें तो मुख्यतः हमें प्रयाग प्रशस्ति से ही समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, और इसमें उसके गौरवशाली इतिहास और उसके कार्यों के बारे में हमें पता चलता है। साथ ही उसके जो शासन के जो सीमा है उसके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। यह जो प्रशस्ति है यह संस्कृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण किया गया है। प्रशस्ति के अनुसार हम देखें तो इसमें हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त द्वारा
गंगा यमुना दोआब के जो राजा हैं जिनके क्षेत्र गुप्त साम्राज्य में मिला लिए गए हैं। पंजाब के जो मौर्य राज्य के अवशेष पर जो कुछ बचे हुए गणतंत्र हैं उसे भी समुद्रगुप्त द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया गया है। इसी प्रकार हमें उसके बारे में कई प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इसी अभिलेख के आधार पर इतिहासकारों का मानना है कि उसने आर्यावर्त में 2 आक्रमण अभियान चलाए थे। अभिलेख पहले मुख्यतः पश्चिमी गंगा मैदानी एवं आधुनिक दिल्ली के आसपास के क्षेत्र के 4 आर्यावर्त के शासकों की पराजय के बारे में कहता है, फिर दक्षिण में किए गए अभियानों का वर्णन करता है और पुनः 9 आर्यावर्त शासकों की हार की घोषणा करता है। यानी कि हम देखें तो हमें इस अभिलेखों से हमें पता चलता है कि जो आर्यावर्त क्षेत्र है यानी कि उत्तर के जो क्षेत्र हैं, उत्तर भारत के जो क्षेत्र हैं उसमें उसके द्वारा 2 आक्रमण अभियान चलाए गए थे, जिसमें पहला गंगा के मैदानी और आधुनिक दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में 4 आर्यावर्त के शासक को उन्होंने पराजित किया था। फिर दक्षिण में उनके अभियान चले थे जिनमें उन्होंने 9 आर्यावर्तों की हार की घोषणा उन्होंने किया है। दक्षिण में कुछ अभियान चलाए, फिर वो उसके बाद पुनः आर्यावर्त में 9 शासकों की हार की घोषणा करते हैं। आर्यावर्त के इन शासकों को उन्होंने उखाड़ फेंका और उनका नाश कर दिया या फिर उन्हें मार डाला, ऐसा हमें यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। आर्यावर्त में उनकी साम्राज्यवादी सफलता ने उसे गंगा घाटी एवं आसपास के क्षेत्र पर दृढ़ नियंत्रण स्थापित करने में सक्षम बनाया। तो ये प्रयाग प्रशस्ति है जहाँ से हमें इस प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती है। वहीं हम बात करें जूनागढ़ अभिलेख शिलालेख से हमें पता चलता है कि सुदर्शन झील नामक जो कृत्रिम झील है या जलाशय कह सकते हैं, जिसका निर्माण मौर्यों के अधीन प्रांतीय प्रशासक और चंद्रगुप्त के बहनोई पुष्यगुप्त द्वारा किया गया था। यह अभिलेख सौराष्ट्र के शक शासक रुद्रदामन को इस बांध के गंभीर रूप से बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त होने पर उसके प्रांतीय प्रशासक सुविशाख द्वारा 150 CE में उसकी मरम्मत करने का श्रेय दिया जाता है। तो इस प्रकार की जानकारियाँ हमें जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। इसमें रुद्रदामन द्वारा बड़ी धनराशि निवेश का विशेष रूप से उल्लेख मिलता है। हालांकि 457 ईस्वी में यह फिर से बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था और पुनः इसे पर्णदत्त यानी गुप्त वंश के सम्राट स्कंदगुप्त द्वारा सौराष्ट्र का नवनियुक्त प्रशासक और पर्णयुक्त के पुत्र चक्रपालित द्वारा पुनर्स्थापित यानी कि पुनः इसका मरम्मत करवाया गया था। वहीं हम देखें तो हाथी गुफा अभिलेख से हमें प्रशस्तियों का एक और उत्कृष्ट उदाहरण हमें चेदी राजा जो खाड़वेल हैं उनकी आत्मकथा के रूप में हाथी गुफा देखते हैं, जो कि पहली शताब्दी BC के मध्य में ओडिशा के तटीय और पूर्वी हिस्सों पर शासन किया करते थे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हाथी गुफा का जिसका शब्द हम कह सकते हैं कि हाथी गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित है। इससे हमें उनके जीवन की उपलब्धियों के बारे में पता चलता है। ये जो अभिलेख है जैन केंद्र के निकट स्थित होने के कारण शायद यह राजा जैन धर्म का अनुयायी हो, इसके बारे में हमें अनुमान लगाने के ऐसे साक्ष्य मिलते हैं। खाड़वेल दक्कन क्षेत्र से लेकर सातवाहनों के संघर्ष के बारे में उल्लेख करते हैं, इससे हमें इस बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसा कि हमने अभी पहले पढ़ा, जैन संप्रदाय को दिए गए संरक्षण एवं सभी धर्मों विश्वासों के प्रति सम्मान को प्रकट करता है यह अभिलेख। इसमें यह भी कहा गया है कि ब्राह्मणों को भी करों से छूट दी गई थी और सिंचाई के उद्देश्य से तालाबों और नहरों का निर्माण का उल्लेख हमें हाथी गुफा से प्राप्त होता है। यह विशेष रूप से अपनी राजधानी तक एक नहर की खुदाई और खाड़वेल द्वारा किए गए विशाल व्यय का भी उल्लेख करता है। वहीं बात करें तो हेलियोडोरस का अभिलेख, इस अभिलेख के स्तंभ को बेसनगर विदिशा मध्य प्रदेश में लगभग 113 BCE में स्थापित किया गया था, जिसे भारतीय यूनानी राजदूत हेलियोडोरस द्वारा बनवाया गया था, जो कि हिंदू धर्म स्वीकार करने वाले पहले उल्लेखित भारतीय यूनानी यानी कि इंडो ग्रीक लोगों में से एक था। यह वैष्णववाद से संबंधित भारत में पहला ज्ञात शिलालेख है।